दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ जनजाति पर चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में अबूझ माड़िया जनजाति पर डिस्कस किया था और आज भी मैं श्योर बोलता हूँ आप लोग सिर्फ मनोयोग से सुनिएगा। आप लोगों का जनजाति रटना नहीं पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये निश्चित तौर पर है। ठीक है, मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ, पिछली बार भी कहा था कि स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे, लेकिन आज आपको पेन कॉपी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में सीधे सेट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जो है एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों सभी को। आज हम लोग जनजाति में देखेंगे दोस्तों बैगा जनजाति और बिरहोर जनजाति। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग बैगा जनजाति को। बैगा, ठीक। तो बैगा जनजाति दोस्तों क्या होता है? तो बैगा जनजाति कहाँ से आई? बैगा जनजाति अपने आप को दोस्तों क्या मानती है? आदि पुरुष मानती है। क्या मानती है? आदि पुरुष। अब ये मानती है तो सीधा सीधा मानती है, तो क्यों मानती है भाई आदि पुरुष? है ना, आदि पुरुष मानती है तो क्यों मानती है आदि पुरुष? तो देखिए, अब आप एक एक चीज को रिलेट करते हुए चलें, एकदम शांति से बैठ जाएं, मनोयोग से, साथ में चाय रख लें और बढ़िया धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग सुनते जाइए। बैगा जनजाति में एक किंवदंती प्रचलित है कि बैगा जनजाति की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो दोस्तों इस जनजाति में कहा जाता है कि जब ब्रह्मदेव, हमारे ब्रह्मदेव से आप सभी परिचित होंगे, 3 देव हैं, त्रिदेव, भगवान विष्णु जी, शंकर जी और ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ब्रह्मदेव ने जब इस सृष्टि की रचना की, तो 2 ही लोगों को जो है वो इस पृथ्वी पर भेजा। ठीक है, 2 लोगों को इस पृथ्वी पर, इनकी कहानी है जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी में है। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, तो 2 लोगों को धरती पर भेजा। इसमें एक को जो है नांगर देकर भेजा। नांगर छत्तीसगढ़ी वर्ड, हिंदी में उसको बोलते हैं हल। क्या देकर भेजा? नांगर या हल। दूसरे व्यक्ति को कुल्हाड़ी देकर भेजा। ठीक है, तो जो दोनों व्यक्ति धरती पर अवतरित हुए और अवतरित होने के बाद एक ने नांगर जोत कर फिर किसानी शुरू कर दी और एक जो है टंगिया लेकर, टंगिया मीन्स कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से आप सभी परिचित होंगे जिससे लकड़ी काटते हैं दोस्तों। ठीक है, एक को दे दी कुल्हाड़ी। तो दोनों ही अब आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के पास क्या नहीं था उस समय दोस्तों? वस्त्र नहीं था। ठीक है, मतलब क्या थे? नग्न अवस्था में थे। तो जो नांगर जोतकर जो है अपने वंश को आगे बढ़ाया उसको गोंड कहा गया अकॉर्डिंग टू इनकी किंवदंती के अनुसार। और जो काट कर, किसको? जंगल झाड़ियों को काट कर, कंदमूल फल खा कर वहां पर जो है अपना जीवन यापन करने लगे, वे क्या कहलाए? बैगा कहलाए। क्या? बैगा। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको बहुत स्पेशल रूप से ध्यान रखना है ताकि बाकी का सेशन जो है एकदम सीधे आपके दिमाग में बैठ जाए। पहला क्या कि जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे, क्या? कुल्हाड़ी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको सिर्फ याद करने की दृष्टि से ही ध्यान रखेंगे। कुल्हाड़ी लेकर जो आगे चले वे क्या कहलाए? बैगा कहलाए। अब चूंकि इन लोगों को ये लगता है कि इनसे ही जो है वो पृथ्वी में अन्य लोगों की उत्पत्ति हुई है। अब जो बैगा आया था दोस्तों, उससे जब बैगा का वंशज आगे बढ़ा तो जो मेन आया था वो नग्न अवस्था में था। अब यहीं से आपको रिलेट करना है। जब जैसे आप टर्मिनेटर पिक्चर देखे होंगे, मेरे ख्याल से सभी देखे होंगे, आजकल सभी तक पहुंच है। तो टर्मिनेटर में जब वो आते हैं बाहर दूसरे युग से, दूसरे समय से, तो वो किस अवस्था में होते हैं आपको पता है। एज इट इज़ बैगा जनजाति को आप रिलेट करके चलो, वो उसी अवस्था में थे। इसीलिए ये अपना पूर्वज या अपना वंशज किसको मानते हैं? नंगा बैगा को। किसको? पूर्वज कह लीजिए या वंशज कह लीजिए, किसको मानते हैं? नंगा बैगा। अब ये यहाँ से आप रिलेट करना चालू करिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कई जगह दिया हुआ है दोस्तों नाग बाबा।
अब ये नाग बाबा इसको क्यों किया गया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्चुअल में नंगा बैगा जो है वो दिया हुआ है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक में। ठीक है, तो दो चीज यहां से क्लियर। आदि पुरुष मानते हैं अपने आप को, क्यों? क्योंकि इन लोग मानते हैं अपने इन्होंने से ही सृष्टि को उत्पन्न किया है। दूसरा, इनके पूर्वज नंगा बैगा क्यों? क्योंकि जो प्रथम बैगा आया था वो निर्वस्त्र था, इसीलिए ये नंगा बैगा को अपना पूर्वज मानते हैं। और कुल्हाड़ी लेकर चलने लगे, इसलिए इनको क्या माना जाता है? बैगा कहा गया। और जो नांगर या हल लेकर चले उनको क्या कहा गया? गोंड कहा गया। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये कुल्हाड़ी आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर देखिए बैगा जनजाति का अब जीवन कैसे चलता है। मैं पहले भी अबूझमाड़िया जनजाति को आपको शुरू से रिलेट करके पढ़ाया था, जिससे सभी चीजें आपको याद हो जाए। आज भी देखेंगे वही क्रम में ही चलेंगे। ठीक है, तो बैगा जनजाति सुबह उठती है, अब वो अपना दैनिक कर्म करेंगे, नहाना धोना जो भी है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं। तो बैगा जनजाति, अब यहाँ से आपका मेन पॉइंट चालू हो रहा है। बैगा जनजाति जो वस्त्र धारण करती है उसमें महिलाओं के वस्त्र को, किसको? महिलाओं के वस्त्र को, महिलाओं के वस्त्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? कपची कहा जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति में महिलाओं के वस्त्र को क्या कहा जाता है? कपची कहा जाता है। अब बैगा जनजाति में महिलाओं के वस्त्र को कपची क्यों कहा जाता है? तो जो कपची के लिए, कपची जो चाहिए रहती है, जो पदार्थ चाहिए रहता है कपची का, वो जो है मैकल पर्वत श्रेणी रेंज में ज़्यादा मिलता है। कहाँ ज़्यादा मिलता है? मैकल पर्वत श्रेणी रेंज में ज़्यादा मिलता है। इसीलिए महिलाओं के वस्त्र को कपची कहा जाता है, क्योंकि इनका जो निवास, सकेंद्रण, इनका निवास देखते हैं दोस्तों कहाँ है। निवास या इसी को लिखा जाता है सकेंद्रण। तो इनका निवास पहले बता दूं, फिर ये आपका स्पष्ट हो जाएगा। इनका निवास कहाँ पर है? मैकल पर्वत श्रेणी रेंज में है। अब मैकल पर्वत श्रेणी रेंज का विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? तो आप लगा सकते हैं राजनांदगांव से लेकर राजनांदगांव, फिर आ गया आपका कवर्धा, फिर आ गया आपका मुंगेली, फिर आ गया आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरिया तक। कोरिया तक इन लोगों का संकेंद्रण है, इन लोगों का विस्तार है मैकल पर्वत श्रेणी रेंज वाले भाग में। और वहाँ पर कपची बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उस जंगल में कहाँ पर मिलता है? मैकल पर्वत श्रेणी रेंज में। और बैगा जनजाति का प्राकृतिक आवास है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आवास है मैकल पर्वत श्रेणी रेंज, और वहीं पर मिलता है कपची बनाने की सामग्री। इसीलिए दोस्तों बैगा जनजाति जो है महिलाओं के वस्त्र को क्या कहते हैं? कपची कहते हैं। क्लियर है? यहाँ से रिलेट करके इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में घुस जाएगा, आप शेयर बस करिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाएं जो बैगा जनजाति जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। क्या है? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। गोदना प्रिय जनजाति लोग गोदना गोदवाते हैं, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखे अबूझमाड़ जनजाति भी गोदना को क्या मानते हैं? स्थायी गहना मानते हैं। इन लोग भी बहुत ज़्यादा गोदना गोदलाते हैं। लेकिन जनजातियों में, सभी जनजातियों में देखें तो बैगा जनजाति की महिलाओं को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति माना जाता है। क्यों इन लोग ज़्यादा गोदना गोदवाते हैं दोस्तों? गोदना इनको पसंद क्यों है? पॉइंट तो ये है, तभी आपको याद रहेगा कि इसी जनजाति की महिलाएं ज़्यादा गोदना क्यों गोदवाती हैं। अब इसका एकदम प्रमुख कारण बता रहा हूँ, जीवन भर नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में घुस जाएगा। देखिए, क्योंकि इनको गोदना प्रिय जनजाति इसलिए सबसे माना गया, क्योंकि इनकी जो गोदना गोदते हैं, इनमें इस जनजाति में जो गोदना गोदवाती हैं वो बादी जनजाति की महिलाएं होती हैं। कौन सी? बादी जनजाति।
ठीक है, मतलब बैगा जनजाति में जो गोदना गोदती है जो जनजाति, वो कौन है? बादी जनजाति है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बादी जनजाति। और ये बादी जनजाति बैगा जनजातियों के साथ में ही रहते हैं, साथ में ही विचरण करते हैं। ठीक है, क्लियर समझिए, बैगा जनजाति के साथ में कौन रहती है? बादी जनजाति। और बादी जनजाति ही जो है वो गोदना गोदने का काम करती है। अब इनके पास जब भी फ्री मिला समय, चालू हो गए भाई गोदना गोदना। अब शरीर का एक भी अंग अगर दिख रहा है तो वहां भी इन लोग गोदना गोदवा डालते हैं। तो ये इसकी जनजाति, बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। क्यों? क्योंकि बादी जनजाति गोदना गोदती है बैगा जनजातियों का, और बादी जनजाति इन्हीं के साथ विचरण करती है। कभी बोलेंगे कि बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति क्यों है? कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बादी जनजाति उनके साथ में रहती है और वो ज़्यादा गोदना गोदती है, वही गोदना गोदने वाली जनजाति है। तो फिर आप भूलेंगे कैसे? क्लियर है? क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। एकदम आनंद के साथ बस सुनते जाइए आप लोग। तो बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, बादी जनजाति के लोग जो है वो गोदना गोदते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आ जाइए, वस्त्र हो गया, कपची कहा जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों इन लोग? अब क्या करेंगे? कपड़े पहन लिए, गहना धारण कर लिए, अब क्या करेंगे? अब करेंगे इन लोग पूजा पाठ। ठीक है, तो इनका प्रमुख देव कौन सा है? प्रमुख देव अब देखते जाइए, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। बूढ़ा देव प्रमुख देव है, बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव हम लोग देखे थे किसके प्रमुख और देव थे? अबोझमाड़िया के। ठीक है, अबोझमाड़िया की। अब यहाँ पर प्रमुख देव बैगा जनजाति के बूढ़ा देव है। इसको याद कैसे रखोगे? तो देखो, ये आप में से कई लोग जो हैं वो गांव स्तर पर रहने वाले लोग हैं, गांव में, तो ये अच्छी तरह जानते होंगे। गांव में एक बैगा होता है दोस्तों, जिसके पास झाड़ फूक करने के लिए जाते हैं। गांव में एक मंदिर होता है, उस मंदिर का देखभाल करते हैं, गांव को बांधने का कार्य करते हैं। आप जो गांव वाले हैं उससे रिलेट कर रहे होंगे, ये कभी नहीं भूलोगे, एकदम श्योर है। बस आप देखते जाइए, जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो कहानी आपको आपके एग्जाम कक्ष में, परीक्षा हॉल में याद आएगी दोस्तों, और आप सही आंसर लगाओगे। चैलेंज है, एक भी गलत नहीं करोगे। अभी लास्ट में अपन क्वेश्चन आवर भी खेलेंगे, देखिएगा, सभी सही करके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैगा जनजाति जो बैगा रहते हैं वो क्या रहते हैं? बूढ़े रहते हैं। अधिकतर देखना, अधिकतर जो बैगा रहते हैं वो बूढ़े रहते हैं। मैं बैगा जनजाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गांव में बैगा आप लोग देखे होंगे, तो वहां से आप रिलेट करके याद रखिएगा प्रमुख देव कौन सा? इनका बूढ़ा देव। ठीक है, अब इसके बाद जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। क्या? तो इसके जो दूसरे देव हैं, ये ठाकुर देव हैं, ठाकुर देव। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी अभी हरेली गई है। अब हरेली में जो गांव के बैगा रहते हैं, गांव के जो बैगा, वो गांव को बांधने का कार्य करते हैं। अब बांधना मतलब अब गांव को रस्सी वस्सी ला के पकड़ के बांधने वाला बांधना नहीं दोस्तों। बांधना मीन्स मंत्र शक्ति से बांधते हैं ताकि गांव में कोई जादू टोना ना हो, फसल अच्छी हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से गांव को बांधा जाता है। किसके द्वारा बांधा जाता है? बैगा के द्वारा बांधा जाता है। और बैगा जब गांव को बांधते हैं तो प्रमुख किस देव की पूजा करते हैं? ठाकुर देव की पूजा करते हैं दोस्तों। किसकी पूजा करते हैं? ठाकुर देव की। क्यों? क्योंकि ये भूमि व ग्राम की रक्षा के लिए, भूमि व ग्राम की रक्षा के लिए। तो इन लोग जो दूसरे देव जो प्रमुख रूप से मानते हैं, ये पूछा गया है भूमि एवं ग्राम की रक्षा के लिए बैगा जनजाति के प्रमुख देव, तो आप लोग अब कभी नहीं भूलोगे ठाकुर देव। क्लियर है? गांव को बांधते हैं, ठाकुर देव की पूजा करते हैं भूमि व ग्राम की रक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इनके देव हैं आपका दूल्हा देव। दूल्हा देव दोस्तों, ठीक है। अब ये दूल्हा देव, तो दूल्हा देव कोई नहीं, भगवान शंकर को ही कहा जाता है दूल्हा देव, ठीक है। ठाकुर देव, गांव के बीच में एक ठाकुर जी का मंदिर होता है, हर गांव में लगभग गांव जहां होता है वहां पर होता ही है। अब आ जाइए दूल्हा देव। दूल्हा देव मतलब भगवान शंकर। और भगवान शंकर जी क्या कार्य करते हैं दोस्तों? क्या किए थे? समुद्र मंथन के समय सारा विष पी गए थे। विष मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब कोरोना वायरस, मतलब बीमारी से रक्षा, ठीक है।
तो बैगा जनजाति के लोग दूल्हा देव की पूजा करते हैं, क्यों? बीमारियों से रक्षा के लिए। क्यों करते हैं? बीमारियों से रक्षा के लिए, रक्षा के लिए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये दोनों आपके दिमाग में कंठस्थ बैठ गया होगा, कंठस्थ बैठ गया होगा। बफरिंग हो रहा है, हाँ मौसम थोड़ा ठीक नहीं है दोस्तों, तो बफरिंग हो सकता है इसमें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सभी तरफ हमारे तरफ भी मौसम ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इनके घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम। ठाकुर देव की पूजा कर लिए, दूल्हा देव की मेन जो है ये पूजा कर लिए। पूजा करने के बाद क्या करेंगे? पूजा करने के बाद भोजन करेंगे भैया, खाना। उसके बाद जब कमाने खाने जाएंगे तो क्या करेंगे? भोजन करेंगे। ठीक है, इस क्रम को आप लोग याद कर लिए, तब तो आप पूरा का पूरा एज इट इज मेंस में लिख दोगे। एज इट इज CGPSC मेंस और SI का जो मेंस होने वाला है उसमें आप एज इट इज लिख दोगे। अगर ये क्रम याद नहीं भी रहा तो आप आंसर CGPSC प्री हो या SI प्री, आंसर आप सही लगा के ही आओगे। ये चैलेंज है, कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं सारी कहानी आपको याद रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद इन लोग भोजन करेंगे। तो भोजन करेंगे दोस्तों, तो इनका जो प्रमुख भोजन है, अब इन लोग जो है वो बैगा जनजाति औषधि एकत्र करने का कार्य करती है। औषधि मतलब जड़ी बूटी जो है जंगल से एकत्र करते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं दोस्तों? खाना बनाते हैं, और खाना जब रात को बनाते हैं तो उसको कहाँ रख देते हैं? आंगन में रख देते हैं। उनका मानना है कि ऊपर से जो है अमृत बरसेगा, औषधि बरसेगी और सुबह उसको खाएंगे। कौन सी जनजाति? बैगा, औषधि के लिए। बैगा औषधि देती है, यहीं से आपको रिलेट करना है, यहीं से आपको रिलेट करना है। ठीक है, तो आंगन में रख देते हैं, औषधि बरसता है और सुबह उसको खाते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सुबह रात के बचे हुए भोजन को सुबह खाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बासी। हाँ जी, अवंतिका केसी जी क्या कहते हैं? बासी कहते हैं। सुबह के भोजन को इन लोग क्या कहते हैं? बासी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो सुबह जो भोजन बनाए उसको कब करेंगे? अच्छा, ये सुबह का भोजन। और दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं इन लोग? सुबह जो भोजन बनाते हैं, अब इन लोग उसका पेज, जो चावल का पेज रहता है दोस्तों, जो पसाते हैं उसको पीते हैं, उसको इन लोग क्या करते हैं? पीते हैं। तो दोपहर को वो जो चावल सुबह बना था उसका क्या बचा हुआ है? पेज बचा हुआ है, तो पेज को पिएंगे दोपहर को। क्लियर है? और रात्रिकालीन में, रात में जो ये भोजन करते हैं उनको कहा जाता है बियारी। ठीक है, क्या कहा जाता है? बियारी। तो बैगा, बासी, बियारी। बासी बियारी से आप याद रखेंगे बैगा। ठीक है, बासी, पेज, बियारी, ये क्रम आपको याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं इसके कार्यों पर। तो बैगा जनजाति क्या कार्य करती है? तो सर्व प्रमुख याद रखिए, ये गोड़ों के पुजारी या पुरोहित का कार्य करते हैं। गोड़ों के पुजारी या पुरोहित, ये टोना टोटका में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये गोड़ों, आप गोड़ों के पुजारी या पुरोहित का कार्य करते हैं। बैगा पुजारी या पुरोहित का कार्य तो करता ही है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे शीतला माता का मंदिर जो ग्राम में रहता है, वहाँ जो बैगा है वही पूजा पाठ करता है। लेकिन अब याद ये कैसे रखोगे कि गोड़ों के ही पुजारी के कार्य करते हैं? तो दोस्तों उस समय जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो दो ही तो आए थे, एक नंगा बैगा और एक गोड़। तो भैया बैगा जब पुजारी का कार्य करेगी तो किसके लिए करेगी? गोड़ के लिए ही करेगी। वहाँ से आप लोग रिलेट करेंगे, गोड़ों के पुजारी या पुरोहित का कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। एक एक चीज को ध्यान से बस सुनते जाइए। इनकी जो कृषि है उसको बेवार कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं कृषि को? बेवार कृषि। कौन सी कृषि दोस्तों? बेवार कृषि। ठीक है, बेवार कृषि क्या होता है? बेवार कृषि क्या होता है? तो बेवार कृषि वो होता है, बेवार कृषि मतलब जब बचपन में मेरी दादी जो है कहा करती थी बेवार कृषि, बेवारस पड़े है, कोई चीज़ है छत्तीसगढ़ी में बोलती थी कि यह बेवारस पड़े। बेवारस मतलब
फालतू पड़ा है। क्या पड़ा है? फालतू पड़ा है। तो इनके जीवन में, अब इसको अच्छे से समझिए, फालतू पड़ा है, मैं बेवारस को कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ? एक बैगा से रिलेट कीजिए। बेगार, बेगार मतलब होता है फालतू, बिना फोकट में काम करवा लिया, और बेगार से रिलेट कीजिए बेवार। बेवारस का शाब्दिक अर्थ समझिए दोस्तों, बेवारस मतलब फालतू पड़ा है। अब इन लोगों को क्या दिया गया दोस्तों? कुल्हाड़ी दी गई। मैं इसीलिए कुल्हाड़ी को मैं बोला कि कुल्हाड़ी आप ध्यान में रखिए, कुल्हाड़ी दी गई, हल नहीं दिया गया। तो इन लोग क्या करते थे, जो जंगल है उसको कुल्हाड़ी से काट कर उसमें आग लगाते हैं, और आग लगाकर वहाँ पर खेती करते हैं, और वहाँ पर उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरे जगह जाकर खेती करते हैं। तो ये बेवार कृषि जो है वो स्थानांतरित कृषि है। अब जब देखिए दोस्तों, वहाँ पर ना ये हल चलाएंगे ना कुछ करेंगे, तो वो कितना उपजाऊ रहेगी? मतलब एक बार कृषि किए फिर छोड़ दिए, मतलब बेवारस पड़ा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी जगह चल दिए, वहाँ भी छोड़े, फिर तीसरी जगह चल दिए। तो ये क्या कहलाती थी? बेवारस, बेवार पड़े हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी कृषि को क्या कहा जाता है? बेवार कृषि कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इन लोग, और एक और पॉइंट इसी में, इन लोग जो है भूमि में हल चलाना जो है वो पाप समझते, हल छूना पाप समझते हैं, उसमें पुस्तक में दिया गया है। तो पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, हल छूना इन लोग पाप समझते हैं। क्यों पाप समझते हैं? क्योंकि समझते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि भूमि में जब हल चलाया जाता है तो धरती माँ को जो है वो तकलीफ होती है। बैगा दोस्तों भूमि की भी तो पूजा किया। अब एकदम बारीकी से अगर इनकी संस्कृति को देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। गांव को बांधा, गांव को बांधने के लिए भूमि की ही तो पूजा किया दोस्तों, ठाकुर देव से इसीलिए तो मनवाया कि भूमि और ग्राम की रक्षा की जा सके। तो भूमि में कैसे वो हल चला देंगे? जिनकी इनकी पूजा, जिससे उनकी पूजा करते हैं, उनमें कैसे हल चला देंगे? उनको लगता है कि भूमि माता को दर्द होता है, इसीलिए उसमें हल छूना इन लोग पाप समझते हैं, नहीं छूते हैं। ठीक है, हल छूना इन लोग क्या समझते हैं दोस्तों? पाप समझते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा, और यहाँ तक क्लियर हुआ और सभी को समझ में आया दोस्तों, तो एक बार ज़रूर सूचित करें थम्स अप के साथ। और किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा आपका मैसेज देख रहा हूँ, तब तक आप जो है वो एक बार सूचित करें। हाँ जी, बढ़िया, सभी क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया इनका कृषि। अब कृषि के अलावा दोस्तों जंगल में इन लोग वन औषधि ढूंढने का भी काम करते हैं। ठीक है, बैगा है तो वन औषधि तो ढूंढेंगे, तभी तो दूसरे को दवाई देंगे। तो दोस्तों ये क्या करते हैं? वन औषधि एकत्र करने का भी काम करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राचीन वैद्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन वैद्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वनौषधि एकत्र करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राचीन वैद्य कहा जाता है। दोस्तों अब थोड़ा सा समझिए, इन लोग वनौषधि ढूंढने कहाँ गए? जंगल में गए। ठीक है, वनौषधि ढूंढने जंगल में गए तो वनौषधि बस तो नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इनको मिल गया ताड़ का वृक्ष। ठीक है, ताड़ का वृक्ष, और ताड़ का वृक्ष वनौषधि ढूंढ रहे थे बैगा जनजाति, मिला क्या? ताड़ का वृक्ष। ताड़ को भी वनौषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए लाए, तो प्रयोग करने के लाए तो उनसे वो क्या हो गया? उनको नशा। ठीक है, तो इनका जो फेवरेट नशा पेय पदार्थ क्या बन गया? इनका ताड़ी। ठीक है, ताड़ वृक्ष से जो निकलने वाला रस है उसको क्या कहा जाता है? ताड़ी कहा जाता है। तो इनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या बन गया दोस्तों? प्रमुख पेय क्या बन गया? ताड़ी बन गया। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए मैं एक चीज और यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सर यहाँ पर सिर्फ ये ताड़ी पीते हैं और कुछ नहीं पीते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग गांव में देखे होंगे जो देसी वाले हैं, देसी तो पीते हैं, लेकिन इंग्लिश विंग्लिश जितना भी सब मिल जाए सब बराबर है। ठीक, इनका भी वही है। प्रमुख पेय है, प्रमुख जो पेय है वो ताड़ी है। ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा मिल जाए तो उसको
कोई आपत्ति है, वो भी उनको आनंद के साथ लेते हैं। ठीक है, वो भी उनको आनंद के साथ लेते हैं। अभी मंडी निरीक्षक का कब होगा, वो जब होगा तब होगा, आप लोग देखिए। तो ये प्रमुख पेय हो गया दोस्तों इनका ताड़ी। ठीक है, अब ये हो गया, अब कृषि भी हो गई, फसल भी हो गया। तब क्या मनाएंगे दोस्तों इन लोग, क्या मनाएंगे, पर्व मनाएंगे। तो यहाँ इनका याद रखिएगा, प्रमुख पर्व, प्रमुख पर्व। तो दोस्तों कर्मा वर्मा तो लगभग सभी जनजातियां मनाती हैं, कर्मा ददरिया और ये गीत, सॉरी, कर्मा पर्व। यहाँ पर आपको प्रमुख जो याद रखना है रतौना, रतौना, और एक है आपका रसनवा। अब ये रतौना क्या है दोस्तों, तो याद करिए, आप सिर्फ रिलेट करेंगे क्या मैं बता रहा हूं। देखिए इन लोग जो प्रमुख पर्व हैं, तो इनके प्रमुख पर्व में क्या होगा, अपने आदि पुरुष की पूजा करेंगे। अब इनका आदि पुरुष कौन है दोस्तों, इनका आदि पुरुष है नंगा बैगा। स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग से देखिएगा आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। इनका आदि पुरुष कौन है, नंगा बैगा, नंगा बैगा, सॉरी। तो ये है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है अपने, उसमें कुछ नहीं है। तो नंगा बैगा की पूजा करते हैं इन लोग अपने प्रमुख पर्व में। अब यहाँ से आप रिलेट करके सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये पूजा दिन में करते हैं कि रात में, रात में करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, रतौना पर्व कहा गया है। मैं रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक्चुअल में है। सिर्फ आप याद रख सकें, शब्दों से ही याद रख सकें, कोई अलग से ट्रिक्स की जरूरत ना पड़े, इसलिए दोस्तों आप लोगों को बताया जा रहा है। तो नंगा बैगा की पूजा कब करते हैं, रात में, इसीलिए ये पर्व जो इनका प्रमुख पर्व है दोस्तों रतौना है। अब आप भूल के बता दो कि रतौना जो है कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं, भूल के बताइए, आप कभी नहीं भूल सकते दोस्तों। रतौना के साथ एक चीज और याद रखेगा, रसनवा। ठीक है, रतौना र दोनों है, रतौना और रसनवा। ठीक है, चलिए प्रमुख पर्व हो गया। प्रमुख गीत दोस्तों, प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। तो प्रमुख नृत्य में आएगा आपका कर्मा। कर्मा नृत्य सभी जनजाति के लोग करते, मैंने पहले ही बताया था। सभी मतलब पूरे नहीं, लगभग लगभग बहुत सारी जनजाति करती है। इसके बाद है इसमें बिलमा। अब बिलमा जो विवाह है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार, बिलमा जो नृत्य है, प्रमुख नृत्य, बिलमा जो नृत्य है वो विवाह के समय किया जाता है। ठीक है, बिलमा जो नृत्य है वो किस समय किया जाता है, विवाह के समय। बैगा जनजाति बिलमा नृत्य करती है विवाह के समय। ठीक है, अब विवाह के समय इन लोग बने, दोनों लेडीज और जेंट्स बढ़िया सज धज के नृत्य करते रहते हैं। ठीक है, और नृत्य करते करते एक दूसरे का पार्टनर भी वहीं पर सेटिंग हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर वो अपना पसंद कर ली, हाँ मैं तुम, अब दूसरा विवाह जो है फिर हम लोग करेंगे। तो वैसे विवाह में बिलमा नृत्य करते करते दोस्तों वो लोग क्या हो गए, एक दूसरे का फिर से विवाह की जो है वो तैयारी होने लगी। मैं इन जनजातियों के विवाह और नृत्य और पर्व, इन सारी चीज़ों पर भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक एक चीज़ आपको पूरा एज इट इज़ पता रहेगा। जैसे आप ये बैगा जनजाति करती है ये पता है, ठीक है, वो आप मेरे ऊपर छोड़िए, आप सिर्फ मनोयोग से सुनिए। तो यहाँ पर प्रमुख नृत्य है कर्मा, बिलमा। बिलमा एक विवाह नृत्य है, आप विवाह नृत्य कर सकते हैं, इसको कोई दो मत नहीं है। ठीक है, कर्मा तो सभी करते हैं, बिलमा बैगा विवाह याद रखिएगा, बलमा बैगा से बिलमा याद रखिएगा, विवाह नृत्य बैगा जनजाति में सिर्फ इसको। नेक्स्ट आपको आ जाए ये सैला नृत्य। सैला नृत्य, अब ये सैला नृत्य क्या है दोस्तों, सैला नृत्य क्या है, तो आप इमेजिन करिए बैगा जनजाति कुल्हाड़ी लेके खड़ा है। क्या लेके खड़ा है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी में जो ऊपर का जो लोहे का पार्ट है उसको निकाल दोगे तो क्या बचता है, डंडा। क्या बचता है, डंडा। तो उन लोग उस लोहे के जो पाया है उसको निकाल कर क्या करते हैं, डंडा नाच खेलते हैं। ठीक है,
आप लोग भी खेले होंगे, एक हाथ में डंडा, सामने वाला डंडा और डंडा नाच चल रहा है। एज इट इज सैला नृत्य क्या है दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है, डंडा नाच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डंडा नाच। और डंडा कौन पकड़ता है दोस्तों, तो ये डंडा पकड़ता है बैगा जनजाति के लोग। अब विशेष सूचना मैं आपको दे दूं, बारिश बहुत तेज हो गई है इधर भी, ठीक है। अगर ये लाइट वगैरह गोल हो जाता है या कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है और लाइट ऑफ हो जाती है, तो दोस्तों आप लोग कल वहीं से शुरू करेंगे जहां से आज ख़त्म होगी, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। पता चल रहा है लाइट ऑफ हो गई तो हम लोग आपको फिर संदेश भी नहीं दे पाए, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। डांडिया बैगा लोगों का, हाँ जी यादव जी, बैगा लोगों का डांडिया। सर वीडियो इज़ नॉट क्लियर, अवंतिका केसी जी, हाँ 480p पे सेटल कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक। सैला नृत्य, डंडा नाच बोलते हैं दोस्तों, चांदनी रात में किया जाता है, मस्त तेज। अगर आप कभी मिला मौका तो मैं आपको डंडा नृत्य दिखाऊंगा, बहुत फास्ट होता है। अब ये जनजाति लोग का गरबा है, समझ लीजिए। इसके बाद सैला नृत्य के बाद परघौनी नृत्य। अब ये सब जो है परघौनी नृत्य दोस्तों, है ना, परघौनी नृत्य हो गया। विवाह नृत्य में तो बिलमा आ ही गया। फाग नृत्य हो गया दोस्तों, फाग, ठीक, फाग नृत्य हो गया। तो परघौनी क्या, परघाना किसे कहते हैं, तो आप लोग को अच्छे से पता है। आप शादी अटेंड करने में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं की होगा जो किसी की शादी जो है अटेंड नहीं किया होगा। जब बारात आती है दोस्तों, परघौनी नृत्य कुछ नहीं है, बाराती डांस है, सीधा सीधा आप समझ लो, बाराती डांस। जो नागिन डांस चलता है वही परघौनी नृत्य। बारात आया, परघाने गए, तो परघाते समय जो दोनों तरफ से भयंकर नृत्य किया जाता है उसी को बोलते हैं परघौनी नृत्य दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, बढ़िया। सभी की तरफ बारिश है, बारिश भी अनिवार्य है, तो आप आनंद लीजिए, बारिश से मस्त चाय निकालिए। और फाग गीत तो सबको पता है, होली के समय जो किया जाता है वो नृत्य फाग नृत्य होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए प्रमुख गीत दोस्तों, प्रमुख गीत। तो प्रमुख गीत में भी आ जाएगा आपका कर्मा, ददरिया, कर्मा, ददरिया, परघौनी, विवाह, सेवा, फाग और कई कई जगह बिलमा दिया हुआ है। अब ये दिया क्यों हुआ है और ये आया क्यों है, वो सारी चीज को आप अच्छे से समझिए दोस्तों। दिया क्यों हुआ है और आया क्यों है। देखिए, कर्मा नृत्य भी है, गीत भी है, पर्व भी है, तीनों रहता है, याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कर्मा तो है ही, ददरिया लगभग बैगा जनजाति, गुण जनजाति में प्रचलित ही है, याद रखिएगा। परघौनी अगर नाच रहे हैं दोस्तों तो गाएंगे भी, तो नाच रहे हैं तो गाएंगे। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने सुना होगा, रायपुर के बरतिया मनहा मटमट मटमट करते रे, तो इस प्रकार का जो गीत है। अब रायपुर से बाराती आए हैं तो सामने वाले का जो है उद्गार वो कहलाता है। तो ये परघौनी, विवाह के समय बहुत सारे गीत प्रचलित हैं दोस्तों। तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे रे धीरे धीरे, ये तो मतलब सर्वव्याप्त गीत है, ठीक है। सेवा गीत दुकालू राम यादव जी का सुनते ही होगे, सेवा, दियना बरत होगे जगमग जगमग। फाग गीत भी सुने होगे, ये दे नंद के लाला हा मदन गोपाला हा। तो इस प्रकार से ये जो गीत है ये सारा जो है वो प्रचलित है बैगा जनजाति में दोस्तों, ठीक है। ठीक, चलिए, प्रमुख गीत हो गया, परघौनी, विवाह, सेवा, फाग। इसके बाद दोस्तों ये नित्य, गीत, पर्व, प्रमुख सारी चीज़ें इसमें लगभग हमने कर ली हैं। एक याद रखिए आप, इसमें दोस्तों जो मृतक संस्कार, देखिए हर चीज़ में हर चीज़ को पढ़ना जरूरी नहीं है। जहाँ पर कुछ विशेष होती है, जैसे अबूझ माड़िया की जनजाति में देखें, मृतक संस्कार में लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है जिसे अनाल गड्ढिया कहते हैं, ठीक है। और हाँ, इससे पीछे मैंने अबूझ माड़िया जनजाति आप लोग को पढ़ाई थी। एक क्वेश्चन का अगर आंसर दे दिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सभी ने मनोयोग से सुना था। एक क्वेश्चन बस पूछ रहा हूँ दोस्तों,
अगर जवाब दे दो तो आनंद आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि अबूझमाड़ जनजाति में रसोई घर को क्या कहते हैं? अबूझमाड़ जनजाति में रसोई घर को क्या कहते हैं? किसका फास्ट आंसर आता है मैं देखता हूं, किसका फास्ट आंसर आता है मैं देखता हूं। अबूझमाड़, आंगड़ी, तुकेश्वरी जी, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सत्य। आंगड़ी आंगड़ी अब तो सब लगा दोगे। लाल बांगा, मीरा ठाकुर आप शायद पहली बार अटेंड कर रहे हो। आंगड़ी एकदम सभी का। लाल बंगला कहाँ यादव जी? मतलब आप जो नहीं देखे हैं वो वैसे ही रहेंगे, जो नहीं देखे हैं वो लाल बंगला में ही रहो। बाकी आंगड़ी एकदम करेक्ट आंसर है। मैं चैलेंज है, आप भूल नहीं सकते, चैलेंज है। तो आप पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक, चलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मनोयोग से सुने हो और याद रहेगा ही, मैं तो बोल दिया था आपको। चलिए, प्रमुख गीत हो गया। अब हाँ, मैं यही बता रहा था कि जो मुख्य चीज़ें रहेंगी उन्हीं को ही पूछा जाता है। अब इसमें मृतक संस्कार में दोस्तों पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार से मृतक संस्कार किया जाएगा, या तो दफनाएंगे या तो जलाएंगे। तो हर किसी का दफनाना और जलाना तो पूछेगा नहीं। अगर उसमें कुछ विशेष होता है, जैसे पत्थर के कुछ स्तंभ लगा दिए, जैसे लकड़ी के कुछ स्तंभ लगा दिए, तब वो जो है वो क्या होता है, पूछा जाता है। बाकी ऐसे आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब इनके ऊपर जो है पुस्तक लिखी गई है, तो वो पुस्तक याद रखिएगा। एक पुस्तक है द बैगास, एक जो पुस्तक है हमारा द बैगास, द बैगास लिखी है दोस्तों, ये लिखा है किसने? वेरियर एल्विन ने। किसने लिखा है? वेरियर एल्विन ने। और वेरियल एल्विन ने द बैगास में कहा है कि बैगा जनजाति जो है वो अत्यंत हंसमुख जनजाति है। क्या है? अत्यंत हंसमुख जनजाति है। आप भी मिलिए, वो मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे, ठीक है। तो किसने कहा है, ये पूछा गया था। तो वेरियर एल्विन ने कहा है द बैगास में कि बैगा जनजाति अत्यंत हंसमुख जनजाति है। अत्यंत क्या है दोस्तों? हंसमुख जनजाति है। अत्यंत हंसमुख जनजाति है। नेक्स्ट इसकी बुक है दोस्तों द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी। अब ये बुक भी जो है द ट्राइबल इकोनॉमी, ये भी लिखी हुई है किसके ऊपर? बैगा जनजाति के ऊपर। और इसके लेखक हैं दया शंकर नाग। कौन है इसके लेखक? दया शंकर नाग, ठीक है। तो ये 2 बुक आप याद रखिएगा, ये 2 बुक आप याद रखिएगा। द बैगास तो सीधा सीधा है वेरियर एल्विन, बी बैगास बैरियर, इससे आप रिलेट कर लेना, बैगास बैरियर। और द ट्राइबल इकोनॉमी लिखा है दया शंकर नाग ने दोस्तों। क्या लिखा है? द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है। ये है हमारा पूरा पार्ट बैगा जनजाति का, ठीक। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा बैगा जनजाति और ये हो गया उसका पूरा विश्लेषण। एक चीज बस बचा है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक है दोस्तों विवाह। इनका विवाह जो है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इनका विवाह पद्धति पूछी जाती है बैगा जनजाति की। तो बैगा जनजाति की विवाह पद्धति पूछी जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ।
ट्रिक इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सारे को रिलेट नहीं कर पाओगे, यहीं बस दे रहा हूँ मैं, जहाँ ज़रूरत होता है वही देता हूँ, ठीक है, अन्यथा मैं उन्हीं शब्दों से ही रिलेट करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए, बैगा जनजाति में विवाह पद्धति को याद रखने के लिए आप सिर्फ याद रखेंगे बैगा का लंबा गुपचुप, ठीक है, बैगा का लंबा गुपचुप। और ये ट्रिक्स भी इतना शानदार है दोस्तों कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे। बैगा का लंबा गुपचुप, गुपचुप तो सभी खाते होंगे, अगर बैगा का विवाह पद्धति पूछा तो विवाह जब दोस्तों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गुपचुप खाए बिना नहीं रह सकते, सबसे प्रथम काम वही रहता है। तो यहाँ पर बैगा जनजाति का विवाह पद्धति पूछे तो बैगा का लंबा गुपचुप। अब यहाँ पर देखिए, यहीं से आपको निकालना है लम से आपका सबसे पहला आ जाएगा दोस्तों लमसेना विवाह। कौन सा आ जाएगा? लमसेना विवाह। इसी को कहते हैं दोस्तों सेवा विवाह। सेवा विवाह। अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसका जिक्र कर देता हूँ। लमसेना विवाह या सेवा विवाह कौन सा विवाह है? तो दोस्तों बैगा जनजाति में क्या होता है, अगर लड़के वाले गरीब हैं और लड़के का पिता अगर शादी करने में सक्षम नहीं है और लड़का उस अमीर लड़की को चाहता है तो वहाँ ठुकरा नहीं देते, गोलीबारी नहीं हो जाती जो आज के समय होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर लड़के के पिताजी शादी करने में असमर्थ हैं तो लड़का अपने पिताजी से इजाज़त लेके लड़की के घर जाकर सेवा करता है, ठीक है, और सेवा करता है और सेवा के पश्चात फिर उनकी शादी होती है, तो वो कहलाता है सेवा विवाह। अब सेवा वहाँ नॉर्मल सेवा नहीं है दोस्तों, हाथ पैर दबाए झाड़ू पोछा किए नहीं, आपको खेत में जाकर काम करना पड़ेगा, लकड़ी काटना पड़ेगा, गोबर कचरा सब करना पड़ेगा। तो ये सेवा छोटा मोटा सेवा नहीं है, और ये सेवा 3 साल से 7 साल तक की हो सकती है। ये लड़की के बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी राजी हो जाता है। तो अगर वो 1 साल में राजी हो गया तो ठीक, 2 साल में हो गया तो ठीक, अगर 3 साल में नहीं हुआ तो उसको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल बाद भी वो काम करवाते रहा, 3 साल से ऊपर हो गया, तो दोस्तों उसको अपनी लड़की से शादी करना ही पड़ेगा। और ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कैसे होता है जो हमारे रिसर्चर हैं उन्होंने लिखा है। मेन चीज़ जो होता है वो ये कि लड़का जब सेवा के लिए लड़की के घर जाता है तो वो ऑलरेडी पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, और कई बार बच्चे होने के बाद इनका विवाह होता है। तो इस प्रकार से है कि अगर वो सेवा के लिए चला गया, उसके पिताजी एग्री हो गए लड़की वाले के, तो उसका शादी होगा ही, ऐसा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लमसेना विवाह या सेवा विवाह। सेकंड आ जाइए दोस्तों, गु लिखा हुआ है तो वहां से आप लोग रिलेट करिएगा गुरावट विवाह। गुरावट विवाह, और गुरावट विवाह को ही क्या कहा जाता है? विनिमय विवाह। क्या कहा जाता है? विनिमय विवाह। अब विनिमय विवाह मतलब क्या? विनिमय विवाह मतलब क्या? दूसरे के घर के लड़के लड़की का शादी दूसरे के घर के लड़के लड़की से कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? गुरावट विवाह या हमारा जो है विनिमय विवाह। अब यहाँ पर याद रखिए, जैसे एक घर में कौन है? मेल है और एक फीमेल है। यहाँ भी कौन है? मेल है और ये फीमेल है। तो इसके मेल का विवाह फीमेल से और इसके मेल का विवाह इस घर के फीमेल से, इसको कहते हैं गुरावट विवाह या विनिमय विवाह, ठीक है। तो ये तो आजकल सभी घरों में प्रचलित है, सभी लोगों में, जनजाति क्या सब जितने भी समाज है सभी जगह प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए प। तो पै से याद रखिएगा दोस्तों पैठुल विवाह। पैठुल विवाह, पैठुल विवाह। और पैठुल विवाह को ही क्या कहा जाता है? घुसपैठ विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घुसपैठ विवाह कहा जाता है। पैठु विवाह, पैठुल विवाह सभी एक ही है, याद रखिएगा। पैठुल विवाह मतलब घुसपैठ विवाह। और घुसपैठ विवाह को मैंने बताया था क्या होता है घुसपैठ विवाह दोस्तों। लड़की जब लड़के के घर घुस जाती है, ठीक है, लड़की जब क्या हो जाती है? लड़के के घर घुस जाती है कि मुझे तो शादी करना है तो फलाना करना है, नहीं तो नहीं करना है, अजर अमर वाले बात है, ठीक है। तो लड़के के घर वाले, अब ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है वहाँ पर,
सो थोड़ा सा प्रोसेस होता है। हाँ, नाचो गाओ सभी है। थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, हल्दी चावल लेके जाती है और जिस लड़के को पसंद करते रहती है उसके ऊपर छींच देती है। छींचना मतलब छिड़क देती है। तो वहाँ पर वो पेट्रोल बन जाती है। फिर उसके पिताजी उस लड़की वाले के घर में संदेशा देते हैं, उनको कुछ जुर हर्जाना देते हैं। फिर लड़के वाले के घर जो है वो मंडप गड़ाया जाता है और शादी की क्रिया संपन्न कराई जाती है, घुसपैठ विवाह। अब आपके सामने एक और प्रश्न है दोस्तों, एक और प्रश्न, छोटा सा प्रश्न। हाँ, लेना देना होता है दोस्तों, मेरे को भी पता है। लेना देना बहुत सारी प्रथाएं हैं। उसको सूक कहा जाता है, वधू धन देना कहा जाता है, सूक भरना कहा जाता है। लेकिन ये सब नहीं पूछी जाती हैं। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। मुझे ये पता है कि किस जनजाति में क्या उसको कहा जाता है जो दहेज है। यहाँ पर एक चीज़ रहता है कि लड़के वाले जो हैं वो दहेज देते हैं लड़की वालों को। क्यों देते हैं ये भी पता है दोस्तों, चलिए आपको बता ही देता हूँ। यहाँ ये माना जाता है लड़की जब किसी घर में होती है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि लड़की को काम नहीं कराती। लड़कियाँ भी घर में काम करती है, खेत में जाती है, सारा काम करती है। मतलब वहाँ पर आय के साधन में लड़कियों को भी गिना जाता है। तो जब लड़के वाले लड़की को अपने घर ले जाते हैं शादी करके, तब लड़की के घर में ये समझा जाता है कि उसके घर में जो एक आय का स्रोत था उस लड़की को जो है वो आप लेकर चले जा रहे हो। इसीलिए लड़के वाले उस लड़की को ले जाने के संबंध में कुछ धन देते हैं, जिसको जनजाति में कहीं पर वधू धन, कहीं पर सूक भरना कहा जाता है। मतलब दहेज लड़के वाले देंगे, बस इतना आप ध्यान रखिए, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं यहीं पर पेट्रोल विवाह में ही पूरे एक क्लास हो जाएगा, तो फिर आप भी बोलेंगे। चू से आप याद रखेंगे चुराई या चोरी विवाह। चोरी विवाह, अब ये चोरी विवाह मतलब टूरा टुरिल धर के भाग गए चुरा के। भाई इतनी बड़ी 70 किलो 60 किलो की लड़की चुरा कैसे भाग जाएगी, या टुरी है टुरल धर के भाग गए। तो लड़की भी अब 60-70 किलो का हट्टा कट्टा टुरा धर के कैसे भाग जाएगा, संभव नहीं है दोस्तों। तो इसका मेन नाम क्या है, सहपलायन विवाह। क्या है, सहपलायन विवाह। अब यहाँ पर दोनों लड़के लड़कियाँ क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये च से है ना, प से पैठुल, च से चोरी विवाह। अब ये क्या है, भाग जाते हैं दोनों और अपने मित्र के घर जाकर संदेशा भेजवा देते हैं कि हम लोगों ने फलाना ढिमका कर लिया है, अब आप जो है अपना अपना देख लीजिए। तो ये होता है क्या, चोरी विवाह। फिर उन लोग को बुलाया जाता है और जो भी डांड मतलब टैक्स मतलब क्या दंड देना रहता है देते हैं, और उसके बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है। ये है चोरी विवाह। नेक्स्ट है दोस्तों प है आपका पुनर्विवाह। पुनर्विवाह, और इसको बोलते हैं इस जनजाति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिएगा, खड़ोनी विवाह। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, खड़ोनी विवाह। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह मतलब कोई लड़की अगर विधवा हो गई, ठीक है, या विधवा नहीं भी हुई है, कोई लड़का, अब लड़का लड़की दोनों की शादी हुई रहे या होने के बाद दोनों का, यहाँ पर चूड़ी पहने विवाह नहीं है दोस्तों। चूड़ी पहने विवाह देखिए थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, खैर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे विवाह पद्धति में। चूड़ी पहने में लड़की विधवा हो जाएगी, उसको चूड़ी पहनाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर पुनर्विवाह मतलब लड़के या लड़की कोई भी एक क्या हो, उसका हस्बैंड या उसकी पत्नी खत्म हो गई हो, तो वहाँ पर जो उसका विवाह होता है उसको पुनर्विवाह कहते हैं। अब इसको खड़ोनी विवाह कहा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट है, बैगा जनजाति में पूछा गया है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। हाँ मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग का मज़ा ही हमारा मेहनत है दोस्तों। चलिए, तो हाँ, इसको खड़ोनी विवाह क्यों कहा जाता है, हंसिए, हंसना आनंद की प्राप्ति लीजिए और पढ़ते रहिए, बस इसीलिए तो हम हैं। पुनर्विवाह को खड़ोनी विवाह, भाई खड़ोनी विवाह को याद कैसे रखोगे आप लोग, तो देखिए दोस्तों, पुराने पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, किसी लेडीज़ का कोई जो है हस्बैंड शादी नहीं करूँगा करके भाग जाता है, उसके बाद वहीं पर हीरो जो है खड़े खड़े क्या करता है,
विवाह कर लेता है, मांग भरता है, तलवार अलवार से अंगूठा वंगूठा काट के उसका मांग भरता है और हो गया शादी। मतलब खड़े खड़े ही वो उस विधवा हो गई। एक प्रकार से मान के चलिए हीरोइन जो है वो विधवा हो गई थी और उसने क्या कर दिया, खड़े खड़े ही उससे शादी कर ली। ठीक है, कैसे शादी कर ली, खड़े खड़े। तो यहाँ पर याद रखिएगा पुनर्विवाह खड़ोनी विवाह बैगा जनजाति का है। ठीक है, तो ये रहा, आपको इसमें से याद रखना है लंबा गुपचुप बैगा का। लम से लमसेना, गु से गुरावट, प से पैठूल, च से चोरी विवाह और प से पुनर्विवाह दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट आप लोग को चीज याद रखनी है, क्या, यहाँ पर मृतक को क्या करते हैं दोस्तों, दफनाते हैं। मृतक को क्या करते हैं, दफनाते हैं। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद सभी का। मृतक को क्या करते हैं, दफनाते हैं। ये हमारा बैगा जनजाति यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है।